लेकिन बहुत बड़ी चिंता की इस वक्त बात यह है कि 120 साइंटिस्ट ने 3 महीने के अंदर इसरो को छोड़ दिया। तो फिर साइंस कैसे होगी? अगर आप आईआईटी दिल्ली को एक बड़ा प्रोजेक्ट इस बात का देंगे कि 5 गव्य के ऊपर रिसर्च करो, गाय के मूत को तलाश करो कि उसमें क्या है, गोबर में देखो। आईआईटी है जिसका डायरेक्टर ये कहता फिर रहा है कि मैं डायरेक्टली बात कर सकता हूँ आत्मा से। ये बड़े बड़े साइंटिस्ट जिन्होंने इस देश को बदला है, आज उनके नाम नहीं लिए जाते। आज हमारे पास बाबाओं के नाम है, हमारे पास पॉलिटिशियंस के नाम हैं, वो जो करप्ट हैं। मैंने इस देश के राज्यसभा चैनल के लिए लगभग 120 साइंटिस्ट को इंटरव्यू किया। ये साइंटिस्ट सिवाय एक सारे के सारे साइंटिस्ट जो टॉप नॉच थे, सब गवर्नमेंट स्कूल से निकले हुए थे। देखिए, पॉलिटिकल शिफ्ट जो होती है उसका हर एक चीज पे असर पड़ता है। जब प्राइम मिनिस्टर ये कहता है कि गणेश जी प्लास्टिक सर्जरी का प्रूफ हैं, तो वो एक नीचे तक मैसेज दे रहा होता है। यूनिवर्सिटी बन गई और है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है। पेपर मेडिकल कॉलेज बन गया, है ही। तनख्वाहें दी जा रही हैं। कौन लोग हैं वो कौन लोग हैं जो इनविजिबल हैं, जो दिख नहीं रहे हैं और तनख्वाह उठा रहे हैं। मैं फिर वो बात दोहरा रहा हूँ कि पाकिस्तान ने जो रास्ता चूज किया वही अगर हम चूज कर रहे हैं तो मंजिल भी वही होगी। आप लोगों को ये बातचीत अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में इंगेज कीजिए। हम और कौन से इश्यूज़ हैं जिन पर बात कर सकते हैं वो भी बताइए। बहुत शुक्रिया गौहर साहब, बहुत शुक्रिया किंतु परंतु को एक बार फिर मौका देने के लिए। कुछ अपने सवाल हम आपसे रख सकें, कुछ फ़िक्रें हैं जो जब भी देश में इस तरह के माहौल होता है कि लगता है कि ये क्या हो गया, तो फिर अक्सर मुझे आप ही याद आते हैं। बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। किंतु परंतु ऐसा प्रोग्राम है जो लोग बहुत शिद्दत से देखते हैं और आपके रेगुलर फैंस हैं, और इसलिए आपकी मोहब्बत में भी ना कहना तो बहुत मुश्किल काम होता है। नहीं, आप इतना तो कर्म करिए कि आप जैसे बहुत कम लोग हैं जो बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं। वरना टेक्नोक्रेट्स तो बहुत हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं, उनको भी समझ है कि देश में क्या हो रहा है, लेकिन क्यों खामोश हो गए हैं लोग, ये समझ में नहीं आता। तो जो कुछ लोग अपने आप को स्टेक पे लगा करके आगे रख करके कर रहे हैं, तो उनका बड़ा एहतराम है हमारे आज के समाज में। उनमें से आप एक हैं। जब ये बात मैं सुना मैंने कि इतने लोग इसरो से चले गए हैं, तो मुझे याद आया कि मैंने कुछ दिन पहले एक प्रोफेसर भार्गवा का, जो बेसिक साइंस रिसर्चर हैं, उनका मैंने किया था पॉडकास्ट, और उन्होंने कहा था हमारे यहाँ पैसे नहीं हैं। जो साइंस रिसर्च कर रहा है, जो बेसिक साइंस रिसर्च कर रहा है, वो अगर कहीं जा कर के किसी कॉरपोरेट में जम नहीं हो जा रहा है तो वो अपनी ज़िंदगी को आगे चलाए कैसे। तो वो जो बेसिक एक स्टाइपेंड होता है वो नहीं अब है। तो एक तो ये हो गया। और जब हम देखते हैं कि चाइना, रशिया, अमेरिका, यूरोप ये कितना खर्च कर रहे हैं अपने बेसिक रिसर्च में, तो हम अंदाज़ा लगाते हैं कि हम किस बात के विश्व गुरु हैं। लेकिन अभी जो हुआ कि इसरो से इतने लोग जा रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं, उसके क्या कारण हैं, उसको किस तरह से सरकार डील कर रही है उसके साथ, वो भी बहुत अजीब है। और इसी को पढ़ते हुए मुझे पता चला कि DRDO के पेटेंट्स प्राइवेट सेक्टर में चले गए हैं। तो जो पब्लिक सेक्टर का जो मेहनत थी, जो हमारे टैक्स के पैसे से हुई थी, वो फिर उधर कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट का भी अभी खबर आ गई। फिर एक और साइंस की फील्ड है मेडिकल की, उसमें नीट के बच्चे बैठे हुए हैं कि उनको, जो इस देश के लिए किसी लायक बनना चाहते हैं, उनके साथ इतना बड़ा धोखा हो गया। तो एक अजीब माहौल है। अगर आप बाबा बनना चाहते हैं, किसी तरह का अंधविश्वास फैलाना चाहते हैं, तो बड़े मौके हैं और बड़े बड़े VIPs और मंत्री और चीफ मिनिस्टर्स आपके साथ होंगे। प्राइम मिनिस्टर आपको छोटा भाई कहेंगे। लेकिन इसमें लोग जान भी दे दें इस देश में साइंस के लिए, मेडिसिन के लिए, तो कोई खड़ा नहीं हो रहा है। आप किस तरह देखते हैं लब्बो लुआब, क्या है इस दौर का? अब हम पीछे की तरफ जाते हैं और मुड़ के देखते हैं कि इस देश को अंग्रेजों ने पूरी तरह से चूस लिया था। जो देश लगभग 25%, बड़ा कहा जाता है कि मुगलों का दौर बहुत बुरा दौर था, ये था वो था, तब हम दुनिया का 1/4 दौलत पैदा कर रहे थे। हमारा GDP 25% था, चाइना का 25% था, बाकी दुनिया किस हाल में रही होगी समझ सकते हैं।
और जब अंग्रेज गए तो हमारा 3-4% जीडीपी बचा था इस देश। तब हमने अपनी कमर कसी और हमारी लीडरशिप ने ये कहा कि हम आगे आने वाले वक्तों के लिए, अपनी नई नस्लों के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे, संस्थान बनाएंगे। उस वक्त बहुत प्रेशर था कि ये सब ना किया जाए, यानी इसरो बनाने के ऊपर तो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी थी, इसलिए कि उसका कह रहे थे लोग कि आम आदमी की जिंदगी से कोई ताल्लुक ही नहीं। जी। तो आप क्यों पैसा खर्च कर रहे हैं इसके ऊपर? भुखमरी है, लोग बेरोजगार हैं, रोज सैलाब आते हैं उसमें लोग मर जाते हैं, रोज महामारी फैलती है उसमें मर जाते हैं। तो नेहरू के ऊपर और पॉलिटिकल लीडरशिप और साइंटिफिक लीडरशिप पे बड़ा प्रेशर था कि ये सब बकवास बातें हैं। एटॉमिक एनर्जी पे खर्च कर रहे हैं, इसरो पे खर्च कर रहे हैं, डीआरडीओ बना रहे हैं, सीएसआईआर के एक इंस्टीट्यूशन, एक छोटी सी लेबोरेटरी थी उस जमाने में जो सिमटी हुई थी दिल्ली यूनिवर्सिटी की, जो आपसे ज़्यादा दूर नहीं है, वहीं पर ही। और उसके बाद हमने 23 इंस्टीट्यूशन पहले दशक में लगभग पूरे कर लिए थे। तो हम ये कर रहे थे देश के अंदर। अब जब देश में दौलत है तो हम कहाँ खर्च कर रहे हैं, इस पे नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। अब जो सवाल उठा रही हैं वो बहुत गहरा सवाल है, बहुत मुश्किल सवाल है। आम जनता को इससे दूर रखा गया है कि उसको एनालाइज कर पाए। देखिए, मैंने अभी डेटा थोड़ा सा एक एनालाइज करने की कोशिश की, तो अगर हम देखें सीएसआईआर, डीआरडीओ, इसरो, ये सारे जितने भी, एटॉमिक एनर्जी को भी आप उसमें मिला लीजिए, ये सारे जो बड़े संस्थान हैं देश के, जिनको हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रिसर्च करने की जिम्मेदारी दी हुई थी, उनका कुल बजट सब कुछ मिला करके अगर आप देखें तो 1 लाख करोड़, और बाबाओं का एसेट 2 लाख करोड़, और ये सिर्फ 10 बाबाओं का है। 20 मिलियन हमारे देश के अंदर धार्मिक संस्थान है। 20 मिलियन ये रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड छोड़ दीजिए। जो एक आपको बाहर मंदिर मिल जाएगा या मस्जिद मिल जाएगी या कोई दरगाह मिल जाएगी छोटी मोटी, उनको छोड़ दीजिए, ये बड़े हैं। तो हमारा देश अब कहाँ पैसे लगा रहा है वो बड़ा साफ है। हमारा भविष्य इसी से डिसाइड होगा कि हम कहाँ पैसे लगाएंगे। घर के अंदर अगर आप मतलब पूजा पाठ, मस्जिद, रोज़ा रखना, मजलिस करना, मिलाद कर, इसमें पैसा लगाएंगे या बच्चों की एजुकेशन में लगाएंगे, तो उससे डिसाइड होगा कि आपका घर कैसा चल रहा है, बच्चों का क्या मुस्तकबिल होगा। तो ये देश के लेवल के ऊपर ये हो रहा है। 2014 के बाद एक बड़ा बदलाव आया है देश के अंदर, और भक्त इस पे बड़ा फख्र कर रहे हैं कि हाँ बदलाव आया है। लेकिन वो बदलाव क्या है? बदलाव ये है कि नेहरूवियन पीरियड जिसे हम कहते हैं, वहाँ एक मिनिस्टर की ये हिम्मत नहीं होती थी कि वो इस तरह का स्टेटमेंट दे कि रडार के पीछे से छुप के जा सकते हैं बादल हों तो। कमाल हो गया। आप ये नहीं कह सकते थे, हिम्मत नहीं पड़ सकती थी किसी मिनिस्टर की ये कहने की कि हमारे यहाँ पुराने ज़माने में बहुत पागल लोग थे, कुछ ओक वगैरह लिखा करते थे किताबें उल्टी सीधी, उनको बिल्कुल पागल माना जाता था उस ज़माने में। वो लिखते थे इस तरह की चीज़ें कि प्लास्टिक सर्जरी थी, हमारा प्राइम मिनिस्टर कह रहा है प्लास्टिक सर्जरी थी। तो जब आप ये करना शुरू करते हैं तो साइंटिस्ट की इज्जत कैसे करेंगे? आप साइंटिस्ट की इज्जत कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप तो बाबाओं के पैर छू के बड़े पले बड़े हैं। हमें पूरी बीजेपी की लीडरशिप के क्लिप्स लगातार देखने को मिले हैं इस देश के अंदर, जहां वो बाबाओं के साथ नाच रहे हैं, उछल रहे हैं, पैर छू रहे हैं उनके। तो फिर क्या मतलब परेशानी है इस बात में? सिर्फ बाबा ही नहीं, वो बाबा छोटा भाई कहेंगे, बलात्कारी भी हैं। उनमें से कई बाबा नहीं, जिनको छोटा भाई कहा है, उन्हीं के आश्रम से जो महिलाओं के गायब होने का सारा वीडियो आया है, और अभी उनका भाई कट्टेबाजी में 2 बार वो कंट्रोवर्सी में आ चुका है। तो ये तो सारे क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं।
मैं बहुत दिन से परेशान था और परेशानी मेरी ये थी कि एज साइंटिस्ट मुझे मालूम है कि साइंटोमेट्रिक्स का एक एरिया है जिसमें हम ये लगातार देखते रहते हैं कि हमारी साइंस किस तरफ जा रही है। उसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, जिनमें से एक इंडिकेटर होता है पब्लिकेशंस का, कि हमारे यहाँ से साइंस के जो शोध आर्टिकल्स वगैरह जा रहे हैं वो कैसे जर्नल्स में छप रहे हैं, टॉप नॉच जर्नल्स में छप रहे हैं या नहीं। जब मैंने 2018 में उसको देखने की कोशिश की थी तो 18% लगभग कम हो चुका था। 18% कम 18% कम हो चुका था टॉप नॉच जर्नल्स में हमारा कंट्रीब्यूशन। चाइना का कंट्रीब्यूशन बिल्कुल एक्सपोनेंशियली ऊपर जा रहा था। चाइना हमारे बराबर था 2000 तक। अच्छा, तो 18 साल में हम पीछे हो रहे थे, लेकिन एकदम से 2014 के बाद घटने का अलार्म बज चुका था। अगर 2018 में आपको ये मालूम था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हालात बुरे हो रहे हैं तो तब आपको कुछ तो एक्शन लेना चाहिए था। एक्शन क्या लिया गया कि अब ये डेटा किसी के पास मौजूद नहीं, यानी डेटा ही बंद हो गया है। 6 महीने तक डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने जो यंग साइंटिस्ट हैं उनके पैसा रिलीज नहीं किया, प्रोजेक्ट्स में पैसा रिलीज नहीं किया। तो अगर आप 6 महीने नहीं दे रहे, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बहुत बड़ा वक्फा होता है। कितने नौजवान साइंटिस्ट जिनके अंदर पोटेंशियल थी वो इस देश को छोड़ के चले गए होंगे या कुछ और कर रहे होंगे। उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमेशा के लिए छोड़ दी होगी जी। हमारे पास डेटा नहीं, कितनों ने छोड़ा। हमारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनकी क्या हालत हुई। मुझे 2-3 इंस्टीट्यूशंस के बारे में तो डायरेक्टली पता है। विज्ञान प्रसार बंद कर दिया गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट स्टडीज अब मौजूद नहीं है, मर्ज कर दिया गया निस्केयर के साथ, मैंडेट बदल दिया गया। अगर आप इन जगहों के ऊपर भजन कीर्तन शुरू कर देंगे तो फिर साइंस कैसे होगी। अगर आप आईआईटी दिल्ली के वो एक बड़ा प्रोजेक्ट इस बात का देंगे कि 5 गव्य के ऊपर रिसर्च करो, गाय के मूत्र को तलाश करो कि उसमें क्या है, गोबर में देखो। एक यूनिवर्सिटी को दिया गया पैसा सारा का सारा फर्नीचर और कार में लगा दिया गया। तो ये एक आईआईटी है जिसका डायरेक्टर ये कहता फिर रहा है कि मैं डायरेक्टली बात कर सकता हूँ रूहों से, आत्मा से। प्रेत वशीकरण का कोर्स भी करवा रहे हैं। अगर आईआईटी में ये काम होगा, अगर हमारे एआईएम के अंदर इसके ऊपर रिसर्च करने के लिए फोर्स किया जाएगा कि मंत्रों के उच्चारण से मरीज पे क्या असर पड़ता है, तो फिर साइंस कहाँ होगी। वैसे ही हम 0.5 से 0.7% के बीच में जीडीपी का इस पे खर्च कर रहे हैं। चाइना हमसे बहुत आगे निकल गया। बहुत सारे जिनको हम बिल्कुल बुरी नजर से देख रहे थे, कंट्रीज को जहां जहालत की कोई कमी नहीं थी, खासतौर से मिडिल ईस्ट में, उनका साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर जो खर्चा है वो कहीं ज्यादा जीडीपी के परसेंटेज में बढ़ गया हमारे मुकाबले। हम वहीं अटके हुए थे और उसमें से भी हमने डाइवर्ट कर दिया सारा का सारा पैसा इस तरह की सूडो साइंस में। मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी कह चुका हूं, लेकिन ये कहना बहुत जरूरी है और बार बार मेरे लिए जरूरी है इस बात को कि आज हमारा देश जहां पर पीसी रे फादर ऑफ केमिस्ट्री माने जाते हैं, उस देश की 100 साल की हिस्ट्री है केमिस्ट्री में बेहतरीन एक्सीलेंस तक पहुंचने की। उस देश के हर कोने में हर एक को मालूम है कि लेबोरेटरीज अब मौजूद हैं जो आपका पेशाब टेस्ट करती हैं। आप जाइए, पेशाब टेस्ट करेंगी, वो आपका ब्लड टेस्ट करेंगी, वो आपका सीरम टेस्ट करेंगी। करोड़ों हैं शायद अब देश के अंदर ऐसी लेबोरेटरीज। वहां आप ये कह रहे हैं कि गाय के मूत्र के बारे में पता नहीं।
क्या रिसर्च जहालत करो, है। फ्रेश रिसर्च करवा रहे हैं फ्रेश रिसर्च करवा रहे हैं, ये। लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं। किधर जा रहे हैं हम कटिंग एज टेक्नोलॉजी, कटिंग एज साइंस में रिसर्च की तरफ जा रहे हैं। ये सर कि गाय के मूत्र को और उसके गोबर को तलाश करेंगे चीजें। सर ये मुझे लगता है ये बहाना है, उनको कहीं और पैसा पहुंचाना है। जैसे अभी एक गेस्ट आए, उन्होंने कहा गौशाला सीधा सीधा भूमि कब्जा करने का मामला है और सरकारी धन को साइफन ऑफ करने का मामला है। बिल्कुल। तो चाहे वो गौशाला हो, चाहे गौमूत्र हो, चाहे गोबर हो, ये सब फसाड है, इसके पीछे कुछ और हो रहा है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन बहुत बड़ी चिंता की इस वक्त बात यह है कि 120 साइंटिस्ट ने 3 महीने के अंदर इसरो को छोड़ दिया। हाँ भाई, हमें और इंस्टीट्यूशंस के बारे में नहीं पता कि वहां से कितनों ने छोड़ा। इसरो जो हमारे यहाँ जेम माना जाता है, जो हमारे यहाँ कहा जाएगा कि मोती है, जवाहर है अगर हमारा, तो वो इसरो है, क्योंकि पब्लिक की नजर में भी है, इंटरनेशनल नजरों में भी है। डिलीवर किया उन्होंने डिलीवर किया है। ऐसा नहीं है कि औरों ने डिलीवर नहीं किया, औरों ने डिलीवर किया, उनका कभी ढिंढोरा नहीं पिटा। इसरो ने डिलीवर किया, उसका ढिंढोरा भी पिटा, और सही पिटा। मतलब मुझे कोई शिकायत नहीं है इस बात में कि इसरो का ढिंढोरा पिटा। हाँ, जरूर हमें फख्र करना चाहिए, क्योंकि उसने हमें एक बहुत एक्सक्लूसिव क्लब में पहुंचा दिया जो स्पेस साइंसेस कर रहे थे। कुछ ही मुल्क हैं, 4-5 मुल्क में से हम काउंट किए जाते हैं। ऐसे में उसी खबर में जिसमें ये पढ़ रहे हैं हम, वहां ये भी कहा जा रहा है कि 700 लोगों ने तो छोड़ा 2012 और 14 के बीच में। तो ये कोई नई बात नहीं, और मिनिस्टर ने कहा हाँ आते रहते जाते रहते हैं। तो अब जरा इसको डेटा को देख लेते हैं। मेरे ख्याल में जिसने भी वो रिपोर्ट लिखी उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो ये भी लिखता साथ में कि अगर 12 से 16 के बीच में 700 साइंटिस्ट ने रिजाइन किया है या छोड़ा है, तो इसका मतलब है 58 लोग पर ईयर छोड़ रहे थे, एक साल में 58। और यहां रिपोर्ट कह रही है ऊपर वही रिपोर्ट कि लगभग 120 ने छोड़ा है। चलिए साहब, ये भी सोच लेते हैं कि स्वीपर हो अगर छोड़ दें, वहां होंगे जरूर ऑफिशियल, छोड़ दें तो दूसरी जगह चले जाएंगे, हमें कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। हो सकता है आते रहते हैं जाते रहते हैं। पर ये कौन लोग हैं जिन्होंने छोड़ा है? यस, इनमें से 2 खास तौर से विक्टर जोसेफ और आदित्य, ये वो लोग हैं जिन्होंने चंद्रयान को सक्सेसफुल बनाने में बहुत मेजर भूमिका अप्लाई की। वहां पर इनका एक बड़ा रोल रहा है। आदित्य के बारे में यही रिपोर्ट कह रही है कि 1 लाख टेस्ट का 25 टेराबाइट का डेटा, ह्यूज डेटा, इसको एनालाइज किया तो हमारा चंद्रयान सक्सेसफुल हुआ। सी द इनॉर्मिटी ऑफ द होल थिंग। शिवा, समझना ये चाहिए कि साइंस में जब कोई छोड़ता है या आता है तो वो सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं होता है, वो एक भंडार होता है धीरे धीरे ज्ञान का। और जब वो जाता है तो वो भंडार ले जाता है अपने साथ, अनलेस एंड अनटिल उसने नई जेनरेशंस को ट्रेन कर दिया। आप समझ रही हैं मुझे गुस्सा क्यों है इन लोगों के जाने पर? yes. ये सीनियर साइंटिस्ट हैं जो जा रहे हैं छोड़ करके। इसरो कंगाल होगा अगर ये ट्रेंड चलता रहा तो। हम इसरो को या एटॉमिक एनर्जी को या डीआरडीओ को या सीएसआईआर को बचा नहीं पाएंगे। मेरा अपना एक्सपीरियंस बता रहा है कि हमारा जो इंस्टीट्यूट था उसमें 400 लोग काम करते थे, अब 10-12 लोग टॉप साइंटिस्ट बचे हुए हैं बस। और एक साइंटिस्ट 10-10 जर्नल देख रहा है, तो वो क्या एडिटिंग करेगा? कोई एक साइंटिस्ट बायोलॉजी का भी जर्नल देखे, केमिस्ट्री का भी जर्नल देखे, फिजिक्स का भी जर्नल देखे, बायोटेक्नोलॉजी का भी नहीं हो सकता भाई। कहीं ना कहीं बहुत सिक है हमारा पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट।
कहीं ना कहीं वो लोग बैठे हुए हैं जिनको कोई सेंसिटिविटी है ही नहीं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए क्या ज़रूरतें होती हैं, कैसे की जाती है और किस तरह से लोगों को बचा के रखना है। अब एक और सवाल इस बीच में उठा डिबेट्स में, और वो ये था कि साहब ब्रेन ड्रेन तो हमेशा से होती रही है, तो होगी, लोग जाएंगे। पर यहां एक प्राइम मिनिस्टर था जिसके साथ लगभग साइंटिस्ट की पर्सनल दोस्ती थी, ओमी जहांगीर भाभा के साथ, सीवी रमन के साथ, एसएस भटनागर के साथ दोस्ती का रिश्ता था। यही मतलब प्राइम मिनिस्टर होता है, साइंटिस्ट क्या चीज है उसके सामने। इस दोस्ती के रिश्ते में साराभाई, विक्रम साराभाई को बुला करके बाहर से लाया गया। उनकी अपनी खानदान की साराभाई लेबोरेटरीज मौजूद थी, उन्हें कोई जरूरत नहीं थी ये सब करने की, पर वो उस जमाने में साइकिल का इस्तेमाल करके, बैलगाड़ी का इस्तेमाल करके, एक्सपेरिमेंट्स करके इसरो को यहां तक पहुंचा रहे थे। तो क्या वो पैसे के लिए आए थे? वो पैसे के लिए नहीं आए थे। साइंस की हिस्ट्री, और ये बात मैं बार बार समझाना चाहता हूं अपने देश के हर नागरिक को, कि साइंस की, विज्ञान का इतिहास ये बताता है कि साइंटिस्ट ने कभी भी पैसे के लिए कोई इजाद नहीं की, कोई डिस्कवरी नहीं की, कोई खोज साइंटिस्ट ने पैसे के लिए नहीं की। ज्ञान का भंडार बढ़ाना ये साइंटिस्ट के लिए एक बड़ी इज्जत की बात होती, और अगर समाज उसको इज्जत दे रहा है तो फिर अच्छी साइंस होगी वहां पर। हमारे देश में जो हालात 2014 के बाद पैदा हुए हैं, उसमें मैं दावे से कह सकता हूं, और ये मैं दावा आपके लिए भी कर रहा हूं, आपके दर्शकों के लिए भी कर रहा हूं, एक साइंटिस्ट का आज नाम बता दीजिए जिसको आप बड़ा समझते हो इस देश का, एक साइंटिस्ट का। हम जब बड़े हो रहे थे तो हमारे सामने नाम थे, विक्रम साराभाई नाम था, ओमी जहांगीर भाभा नाम था, एसएस भटनागर नाम था, दिलबर साहनी नाम था, हमारे सामने सीवी रमन थे। एक गैलेक्सी थी साइंटिस्ट की जिनको इज्जत की नजर से ये देश देख रहा था। और अभी तक, यानी 2000 से 14 तक, पहले तक CNR राव का नाम था, आज वो गायब है, कहीं उनके बारे में बात भी नहीं की जाती। ये बड़े बड़े साइंटिस्ट जिन्होंने इस देश को बदला है, आज उनके नाम नहीं लिए जाते। आज हमारे पास बाबाओं के नाम हैं, हमारे पास पॉलिटिशियंस के नाम हैं, वो जो करप्ट हैं, वो जो इस देश की जड़ें खोद रहे हैं, वो जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को तहस नहस कर रहे हैं, उनके नाम जरूर याद होंगे। उन बिल्कुल जाहिलों के नाम याद होंगे जो साइंटिस्ट को इज्जत देना जानते ही नहीं। ऐसे में जो माहौल मुल्क में पैदा हो रहा है, उसमें मैं समझता हूं कि बहुत अंधकार की तरफ देश को ढकेला जा रहा है, और इसलिए मुझे बहुत गुस्सा है। इस रिपोर्ट के बाद और चिंताएं मेरी बढ़ गई। जो कमिटेड लोग हैं वो खून के आंसू रो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। और जब भी बात कर रही हूँ, लोगों से बात करती हूँ, ऑफ द रिकॉर्ड बहुत कुछ बताते हैं, और सारे के सारे ये बात कहते हैं कि हमने अपने नौजवानों को कह दिया कि आप देश छोड़ दो, इस देश में नहीं कुछ हो पाएगा, आप कुछ भी करना चाहते हैं आपको नहीं करने दिया जाएगा। ये बड़ा कॉमन सा एक फीलिंग आ गई है यहाँ पर। सर मैं नियत और जो छोड़ने वाले हैं वो मुसलमान नहीं है, ना ना ना, ये बात कहना बहुत जरूरी है कि जो छोड़ रहे हैं वो लोग हैं जिनके पास 3 से 5 करोड़ कम से कम मौजूद है, जो वो लेके जा रहे हैं यहाँ से। जी 2 लाख लोग शहरियत छोड़ रहे हैं हर साल। जी नहीं और सर, इनमें से 10 CR के ऊपर वाले हैं सब। मतलब एक मकान ही आजकल अगर आपके किसी मेट्रो सिटी में है तो 4-5 करोड़ का होता है। तो
ये है। इंटेंट का सवाल ज़रूरी है यहाँ पर। ये कोई बेवकूफ़ लोग नहीं हैं, ये बेवकूफ़ी में नहीं हो रहा है, ये इंटेंशन से हो रहा है, ये मेथड से हो रहा है। और जब हम देखते हैं कि एक स्पेस प्रोग्राम, क्योंकि वहाँ तो प्राइवेट सेक्टर कैपिटलिस्ट के हाथ में पूरी तरह से है और वो कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो डिफेंस कॉम्प्लेक्स हो, चाहे वो रिसर्च का हो। जिस तरह से इलॉन मस्क का एक स्पेस प्रोग्राम चल रहा है, क्या आपको लगता है कि कोई एम्बिशन इस तरह का है कि जनता के पैसे से तैयार किया गया इस तरह का इंस्टीट्यूशन उसको इस हालत में पहुंचा दो कि वो सफ़ेद हाथी बन जाए या बोझ बन जाए, और फिर उसको सिर्फ बेसिक क्या कहें रियल एस्टेट वैल्यू में बेच दो? ये वो अब भी बहुत नहीं अहम सवाल उठा रही हैं। CSIR की सारी लेबोरेटरीज जो हैं उनकी रियल एस्टेट वैल्यू इस वक्त बहुत है, क्योंकि हमने बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज बनाई, उनके बड़े बड़े कैंपस बनाए, तो रियल एस्टेट है, वैल्यू है। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनको इसलिए ख़त्म किया जा रहा है कि वो रियल एस्टेट वैल्यू जो है उसको किसी सूरत से प्राइवेट हाथों में दे दिया जाए। लेकिन इसरो का प्राइवेटाइजेशन, लोग ये कह रहे हैं, और ये बात आई डिस्कशन में अभी पिछले 2-3 दिन में, कि प्राइवेट सेक्टर में इसरो या स्पेस टेक्नोलॉजी की छूट मिली है तो उसकी वजह से ये साइंटिस्ट जो हैं बड़ी सैलरीज के ऊपर जा रहे हैं। मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि साइंटिस्ट पैसे के लिए, सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते। रोजी रोटी उनको भी चाहिए, खाना उनको भी चाहिए, घर उनको भी चाहिए, टेलीफोन उनको भी चाहिए, लेकिन इनके लिए काम नहीं करते। लेकिन मान लेते हैं कि साइंटिस्ट देश से बाहर नहीं जा रहे, देश के अंदर ही प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं, फिर क्या चिंता की बात है? तो क्या आपने प्राइवेट सेक्टर इसलिए खड़ा किया है कि इसरो को मार दिया जाए? जी, यही तो सवाल। किल इसरो। यस। तो ये हमारे देश में सोचना पड़ेगा कि क्या प्राइवेट सेक्टर आज वो जिम्मेदारी लेने को भी तैयार है, या छोटे मोटे फायदे के लिए। यानी प्राइवेट सेक्टर का देखिए ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ऑब्जेक्टिव प्राइवेट सेक्टर का ये नहीं होता है कि टेक्नोलॉजी डेवलप हो, उसका ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता है कि वो साइंटिफिक रिसर्च करे, उसका ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता है कि जनता को वो ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां दे, उसका ये भी ऑब्जेक्टिव नहीं होता है कि हर एक के घर में रोटी रोजी पहुंच जाए। उसका ऑब्जेक्टिव होता है मुनाफा कमाना। तो क्या हम सिर्फ इसरो को मुनाफा कमाने की मशीन बना देंगे प्राइवेट सेक्टर में ढकेल करके? तो यहां तो खत्म हो ही जाएगी, क्योंकि यहां ऑब्जेक्टिव ही अलग है। यहाँ स्पेस रिसर्च करना, देश का मान बढ़ाना, देश को उस लेवल पे ले जाना जहाँ और देश मौजूद हैं। दूसरा मुद्दा यह है कि जब भी आप कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे होते हैं, जो इसरो कर रहा है लगातार, तो फिर दूसरे देशों के 2 बड़े मेजर प्रेशर्स होते हैं। एक प्रेशर ये होता है कि आप काम ना कर पाएं, यानी काम ना कर पाए का मतलब यह है कि उनको आगे रहने के लिए आपको पीछे रखना जरूरी होता है। दूसरा प्रेशर क्या होता है कि आपके यहां अगर कोई भी डिस्कवरी अच्छी हो रही है, कोई भी पाथ ब्रेकिंग इन्वेंशन हुआ है, वो चाहे छोटा सा इन्वेंशन हो, नन्हा सा इन्वेंशन, यानी कहीं एक सर्किट बनाना, कहीं एक तार अच्छा बनाना, ऐसा हो तो वो फौरन उसके बारे में उनको खबर लग जाए, जिसकी वजह से हमेशा ऐसे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर सर्वेलेंस का, पोचिंग का बहुत प्रेशर रहता है। पर जैसे डेटा बता रहा है, मैंने कहा ना, 60 से कम लोग साल भर में छोड़ रहे थे, अब 120 छोड़ रहे हैं। ये एक अलार्म बेल है बहुत बड़ी। प्राइवेट सेक्टर में सर्वेलेंस करना कहीं ज्यादा आसान है। उनका ऑब्जेक्टिव ही अलग है। उनका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि इस देश की तरक्की हो मत हो, इस देश के लिए प्रॉफिट कमाना ऑब्जेक्टिव। अगर प्रॉफिट कमाना ऑब्जेक्टिव है तो उनको डेटा बेच करके भी वो प्रॉफिट कमा लेंगे। एक करेक्शन रहेगा, देश के लिए नहीं प्रॉफिट कमाते हैं। प्रॉफिट इज ऑलवेज पर्सनल एंड इट इज स्टैश्ड अवे इन केमन आइलैंड, इन शेल कंपनीज एंड ऑल दिस प्लेसेस। बिल्कुल। तो प्रॉफिट तो उनका है, उनको लॉस होता है तो हम सब कलेक्टिवली बेयर करते हैं थ्रू देयर एनपीएस। और हमारे यहाँ का प्राइवेट सेक्टर जो है और दुनिया भर में
80% प्राइवेट सेक्टर हमेशा दुनिया भर में सिक रहा है, हमारे यहाँ भी 80% हमेशा सिक रहा है। बताइए ये कितना यानी रिवीलिंग 100 है। कंपनीज में से 80 कंपनीज हमेशा बैठी हुई होती हैं, सिर्फ 20 ही कंपनीज होती हैं जो प्रॉफिट बना रही होती हैं। तो ये भी हम समझ सकते हैं कि बड़ा एफिशिएंट कहा जाता है और गवर्नमेंट को बहुत बुरा कहा जाता है, इनएफिशिएंट ये वो कहा जाता है। तो कम से कम डेटा के तो ये सजेस्ट नहीं करता, प्राइवेट सेक्टर कहीं ज़्यादा इनएफिशिएंट होता है। मैं जो बात कह रहा था वो ये कह रहा था कि जब ये प्रेशर होता है इंटरनेशनल कि आप आगे ना बढ़ पाएँ, और अगर कहीं आगे बढ़ गए हैं छोटी सी चीज़ में, तो फिर उसकी फौरन किसी न किसी तरह से षड्यंत्र करके निकाल लिया जाए। लेकिन डेटा ये बता रहा है कि हमारे यहाँ के साइंटिस्ट नहीं छोड़ रहे थे, इसके बावजूद कि ये प्रेशर रहा होगा। सोवियत यूनियन का भी प्रेशर रहा होगा कि किसी तरह से अपना एजेंट बना लें, और अमेरिका का भी ये रहा होगा कि हमारे यहाँ के साइंटिस्ट को एजेंट बना लें। ये नहीं हुआ। साइंटिस्ट ईमानदार थे हमारे देश के, कोचिंग नहीं हुई उनकी उस तरह से, कोचिंग नहीं हुई, वो एजेंट नहीं बने। एक जगह जहां हम बड़ी तेजी से बढ़ रहे थे उसमें इल्ज़ाम लगाया गया, वो सब साइंटिस्ट को लड़ना पड़ा, अपना केस वगैरह वगैरह, वो अपने अंदर एक पूरी कहानी है। पर ये इसलिए था कि क्रायोजेनिक इंजन हम ना बना पाए, इसका बहुत भयानक प्रेशर था हमारे ऊपर। अच्छा, कि क्रायोजेनिक इंजन हिंदुस्तान को किसी सूरत से बनाने से रोक दिया जाए। तो इसरो इन हालात में इस लेवल तक पहुंचा कि हमारे साइंटिस्ट दुनिया के साइंटिस्ट के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हो सके। अब आप उसको यू वांट टू किल इट, दोनों तरह से, पॉलिसीज के लेवल के ऊपर ये कह के कि अरे कोई बात नहीं, छोड़ते ही रहते हैं, आते जाते रहते हैं। साइंटिस्ट आते जाते नहीं रहते हैं, पैदा होते हैं, पलते हैं, पढ़ते हैं, नॉलेज बढ़ाते हैं और फिर कंट्रीब्यूट करते हैं। हाई वैल्यू होते हैं, बहुत हाई वैल्यू साइंटिस्ट होते हैं। वो खजाना होते हैं अपने हाँ, अंदर हाँ। साइंटिस्ट। और रिसर्च का उनका जो सिलसिला, जिस सिलसिले से गुजर के वो कहीं पहुंच रहे होते हैं, वो बहुत यूनिक होता है। एवरी प्रोसेस इज सो यूनिक टू द इंडिविजुअल साइंटिस्ट। सी, ये दोनों जगह जहां से साइंटिस्ट ने छोड़ा है, UR राव जो हमारे यहाँ के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, इसरो में डायरेक्टर रहे थे, उनके नाम के ऊपर है जो हमारा सैटेलाइट सेंटर, और विक्रम साराभाई जिनके नाम के ऊपर स्पेस रिसर्च सेंटर है हमारा। ये दोनों बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और हमारी जनरेशन जानती थी, आज की जनरेशन शायद UR राव का नाम भी नहीं जानती है। लेकिन इन दोनों सेंटर से, एक जगह से 80 साइंटिस्ट, दूसरी जगह से 20 साइंटिस्ट का जाना, ये बैकबोन है हमारी स्पेस रिसर्च की दोनों इंस्टीट्यूशंस। यहां से जाना और भी ज्यादा चिंता की बात बन जाता है। पर अगर देश में ये माहौल रहा और हम ऐसा समाज तैयार करते रहे जो समाज साइंटिफिकली टेम्पर्ड ना हो, जहां साइंटिस्ट की इज्जत ना की जाए, वहां ना इंस्टीट्यूशंस बचेंगे ना साइंटिस्ट बचेंगे। ये बात मुझे एक ज़्यादा मेटा नैरेटिव की तरफ ले जाती है। इसको थियराइज आप करिएगा कि क्यों ऐसा हुआ कि वो सारे मुल्क जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के, वो सारे मुल्क जहाँ टेंडेंसी थी समाज सोशलिज्म की कि रिसर्च जो है सरकार करे, ठीक है, हमारे पास ऐसे PSUs हों जो सरकार बनाए, सरकार चलाए, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर से, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी नीड्स से रिलेटेड हों। मैं ये देखती हूँ इंदिरा गांधी ने नेशनलाइजेशन का प्रोसेस शुरू किया, उनके खिलाफ भारी बेड़ा आके खड़ा हो गया और क्या क्या हुआ, और उनको मजबूर होना पड़ा कि वो इमरजेंसी लगाएं। मतलब पुलिस और आर्मी को कॉल कर दिया गया था बगावत करने के लिए देश की सरकार के खिलाफ, है ना। लीबिया में क्या हुआ हम जानते हैं। लीबिया में भी जैसे ही नेशनलाइजेशन की बात आई, करेंसी की बात आई कि हम किस करेंसी में एक्सचेंज करेंगे, हमने देखा वहाँ क्या हुआ। इराक़ में सद्दाम हुसैन चाहे जैसा भी था, लेकिन उसके अंदर ये वाला सोशलिस्ट टेंडेंसीज थी, शिक्षा मुफ्त दे रहा था, और वो भी नेशनलाइजेशन की और करेंसी एक्सचेंज के बारे में उसने भी कहा था कि हम डॉलर पे नहीं करेंगे।
इसके अलावा भी आप देखिए लैटिन अमेरिकन मुल्क हैं जहाँ तख्ता पलट हुआ, हर वो जगह जहाँ देश के संसाधनों को देश में इस्तेमाल करने के लिए, देश की जनता के हित में इस्तेमाल करने के लिए लागू करना पड़ा। और उसमें क्यूबा को भी मैं शामिल करती हूँ कि भाई क्यूबा में भी, और अब ईरान भी शामिल। ईरान उस देखिए आप पहलवी के बाद उसी पहलवी के दौर में ही ईरान में मजबूत सोशलिस्ट मूवमेंट चल रहा था। ऐसा नहीं है कि वहाँ सिर्फ इस्लामिक क्रांति की बात हो रही थी, वहाँ तो ईरान, इराक, लीबिया, क्यूबा, लैटिन अमेरिका, ये सारे लोग जो अपने देश के संसाधनों को अपने देश के लोगों पर खर्च करना चाहते थे और किसी पूंजीवादी धन्ना सेठ को एक्युमुलेट नहीं करने देना चाहते थे, उन सब जगह खलफिशार। ये तो मुझे आज लगता है, मतलब हाइंडसाइट पे लगता है कि भारत में कांग्रेस जैसी एक बॉडी थी जिसकी एक लेजिटिमेसी थी नेशनल मूवमेंट की वजह से, जिसने शायद रोक लिया इस पूरे तख्ता पलट को, वरना मोरारजी देसाई की चलती और इन लोगों की चलती तो ये लोग तो हवाले कर देते देश को। आपको क्या लगता है, क्या हम उसी दौर में दोबारा हम पर वो जाल डाला जा रहा है, हम पर वो कोशिशें हो रही हैं कि इतना बड़ा मुल्क, इतने संसाधन, इनके पेड़, इनके जंगल, इनके पहाड़, इनकी नदियाँ, इनकी मिनरल्स सब ले लो और सब बर्बाद कर दे? कहीं जब किसी के बैंक में जा रहे हैं, मेरी दिक्कत ये है कि इस देश में लोग गड्डियां अपने बाथरूम में चुनवा रहे हैं। अरे तुम इस्तेमाल ही कर लो, कम से कम रोटेशन में तो रहे, ट्रांजैक्शन तो हो, तुम खा लो, पी लो, सोने में अपने आप को जड़ लो, बेहतरीन से बेहतरीन तुम घर में रह लो, लेकिन रोटेशन में तो लाओ उस पैसे को। लोग सो रहे हैं गड्डियों के ऊपर, लोग कितने बीमार लोग हैं, ये मेंटली सिक लोग हैं, कितना रिश्ता बीमार रिश्ता है पैसे के साथ, भयानक लोग हैं। और ये हमको दर्श दे रहे हैं आज के दौर में मंदिर का चंदा खाने वाले कि नेशनलिज्म क्या होता है। तो मेरा मानना ये है कि इससे बाहर निकलने के लिए नई नस्ल को उठना पड़ेगा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जहाँ जहाँ दुनिया में सोशलिज्म की बात हुई, जहाँ किसी ने भी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, सरकार ने ये कहा कि हम अपनी जनता के लिए अपने रिसोर्सेस को इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पर अमेरिकन इंपीरियलिज्म और यूरोपियन इंपीरियलिज्म में बड़े हमले किए और ये हमेशा के लिए इंश्योर कर लिया उन जगहों पर हमला करने के बाद कि वहाँ पर जो भी सरकार हो वो सबसे ज़्यादा रिएक्शनरी और भयानक सरकार हो, अनडेमोक्रेटिक हो। उन्हें अनडेमोक्रेटिक सरकार से कोई परेशानी नहीं थी, डिक्टेटर्स को बिठाने में उन्हें कोई परेशानी नहीं थी, अपने को डेमोक्रेटिक कहने के बावजूद उन्हें कोई परेशानी नहीं थी। उन्हें परेशानी थी किसी भी ऐसे आदमी से जो ये कह रहा था कि हमारे देश की संपत्ति हमारे लिए इस्तेमाल की जानी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि उसी का पार्ट है इसरो के ऊपर जो हमला है, या आज के हिंदुस्तान की साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर जो हमला है। और ये हमला सिर्फ इंस्टीट्यूशंस के ऊपर नहीं है, बल्कि हमारी नई नस्लों के ऊपर भी है, जिनके करिकुलम से साइंस की चीज़ें हटाई जा रही हैं। प्राइवेटाइजेशन वहाँ भी किया जा रहा है, और वहाँ प्राइवेटाइजेशन का मतलब है एजुकेशन सेक्टर में कि गरीब आदमी जो ब्रिलियंट साइंटिस्ट निकलते थे वो वहाँ से ना निकले। मैंने इस देश के राज्यसभा चैनल के लिए लगभग 120 साइंटिस्ट को इंटरव्यू किया था। ये साइंटिस्ट सिवाय एक, फिर से दोहरा रहा हूं, और उनका नाम है CNR राव। वो प्राइवेट स्कूल में पढ़े हुए थे, बाकी सारे के सारे साइंटिस्ट जो टॉप नॉच थे, वाह, सब गवर्नमेंट स्कूल से निकले हुए थे। उसमें यंग भी थे, ऐसा नहीं है कि सब ओल्ड ही थे, लेकिन वो टॉप नॉच साइंटिस्ट थे जिनको भटनागर अवार्ड मिला हुआ था या उससे ऊपर का कोई अवार्ड मिला हुआ था। तो ये कंट्रीब्यूशन था गवर्नमेंट के स्कूलों का। अगर आपको बर्बादी लगानी है तो गवर्नमेंट के स्कूल बंद करने पड़ेंगे, जो इस देश में ये सरकार
बड़ी तेजी के साथ बेशर्मी से कर रही है। और बहुत बेशर्मी से कर रही है, और इसका ढिंढोरा पीट रही है कि कहीं उन्होंने 30,000 बंद कर दिए स्कूल, कहीं 40,000 कर दिए, लगभग 1 लाख स्कूल बंद कर दिए। बच्चियां तेजी से पढ़ रही थी, गरीब लोगों की आगे बढ़ रही थी। सबसे बड़ा नुकसान उनको होने जा रहा है। तो एक तरफ तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर हमला है ही, इंस्टीट्यूशंस बंद किए जा रहे हैं, फंडिंग नहीं दी जा रही, रोका जा रहा है। हमने, इस सरकार ने उनको जो अवार्ड्स मिला करते थे वो रोक दिए 2 साल के लिए, फिर उसके बाद चालू किए, नाम बदल दिए। भटनागर, SS भटनागर का जो अवार्ड था वो हमारे यहाँ, हम मानते थे कि भाई वो हमारे देश का नोबेल प्राइज है, उसको डिग्रेड कर दिया। और ये अवार्ड्स कभी भी कंट्रोवर्सी और सवाल के घेरे में नहीं आए थे, कभी नहीं आए। अब आने लगे हैं, अब हर चीज सवालों के घेरे में आ गई। इसमें मैं क्योंकि CSIR में रहा हूं, इसलिए मुझे मालूम है कि कितनी ईमानदारी से एक्सीलेंस की खोज की जाती थी इन अवार्ड्स के देने के लिए। अच्छा, मुझे ये पर्सनल लेवल के ऊपर मुझे ये एहसास है कि जो कमिटीज बनाई जाती थी, जिस तरह से लोग चुनते थे, वो कितना ईमानदारी के साथ करता था हमारा देश। आपको अब हर एक अवार्ड शक के घेरे में। हाई वैल्यू जो एरियाज हैं हमारे टेक्निकल, वहाँ जो अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, वहाँ ये सवाल पूछा जाता है कि आपकी RSS के बारे में क्या राय है। खाली राय नहीं है, और ये भी पूछा जाता है कि आपकी RSS में आयु क्या है। ये एक नई टर्म शुरू हुई है भाई। अच्छा, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन पार्ट ऑफ RSS? उसको कहते हैं संघ आयु। हैं? वाकई मुझे सुनने को मिला है कि आपकी संघ आयु क्या है। तो सर, बड़ी सारी ऐसी चीजें हो रही हैं, और जब बलात्कारी बाबाओं के पैर छूकर आगे बढ़ने वाले मंत्री बन जाएं तो फिर देश का यही हाल होता है। एक और नतीजा निकल रहा है इन सब बातों से कि ये मुस्लिम नफरत में नहीं हो रहा है, और ये हिंदू प्रेम में भी नहीं हो रहा है, ये कुछ और हो रहा है। वरना कोई किसी हिंदू को तो कुछ फायदा हो रहा होता। हिंदू तो कुचल के मर रहा है स्टैम्पीड में, बार बार। आप देखिए, इतने सिख नहीं मर रहे, उनके भी धर्म तो वो भी मानते हैं। ईसाई नहीं मर रहे इतने स्टैम्पीड में, मुसलमान नहीं मर रहे। हालांकि इस बार मुहर्रम में मैंने देखा मुसलमान लोगों ने भी मुहर्रम के जुलूस के नाम पे बड़ी बदतमीजियाँ की और बहुत अजीब हरकतें की। उस पर बिल्कुल बैन लगना चाहिए। खैर, वो तो है ही, मगर अगर आप मुझसे पूछें तो पब्लिक डिस्प्ले इस तरह के जहां पब्लिक परेशान होती है, हाँ, उसमें सब पे बैन लगना चाहिए। अभी मेरी बेटी यहाँ जुलूस निकल रहा था एक, मैं नाम नहीं लेना चाहता कि वो क्या जुलूस था, 2.5 घंटे घर से 50 कदम दूर अपनी गाड़ी में बैठी रही और घर के अंदर नहीं आ पाई, इसलिए कि वो जुलूस निकल रहा था। आप उनको कुछ नहीं कह सकते। हाँ, और वो अगर वो सरकार के नजदीकी हैं तो वो तो पुलिस को भी पीट रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्समेंट करने के लिए क्या उनके लिए कोई नई सेना और पुलिस बनाई जाएगी, समझ में नहीं आ रहा। सर, एजुकेशन का जो सवाल है, हम देख रहे हैं हर छोटे शहर में भी प्राइवेट एजुकेशन के स्कूलों के, कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज़ के बड़े चमकीले बोर्ड्स लगे हुए हैं। लॉ के, इंजीनियरिंग के, मेडिसिन के, हर चीज़ के बोर्ड लगे हुए चमकीले। यानी कि बाज़ार तो ये मान रहा है कि ख़रीदार भी है और जो सप्लाई सर्विस सप्लायर भी है, दोनों चीज़ें हैं। सही। तो ऐसा नहीं है कि देश की जनता इतनी कम हो गई है या युवा इतना कम हो गया है कि अब उसको सरकारी स्कूल की ज़रूरत नहीं बची। सरकारी स्कूल की ज़रूरत बची है। तो सरकारी स्कूल जो बंद किए जा रहे हैं, सरकार हमें सड़क नहीं दे पा रही है, शिक्षा नहीं दे पा रही है, स्वास्थ्य नहीं दे पा रही है, और बेसिक सेफ्टी भी नहीं दे पा रही है। सेफ्टी भी नहीं दे पा रही है, रोजगार भी नहीं दे पा रही। सरकार कहती है रोजगार देना उसका काम ही नहीं है। अब हमारे मंत्री खुल के कहते हैं कि रोजगार देना हमारा काम ही नहीं है। तो जिसको काम मानते हैं वो भी नहीं दे रहे हैं, है ना, सुरक्षा भी नहीं दे रहे हैं।
तो हम सरकार, इतनी बड़ी सरकार को का जो खर्च हम वहन कर रहे हैं मेहनत करके, टैक्स दे करके, कहीं अमेरिका से तो इमदाद आ नहीं रही है, कहीं किसी और दोस्त देश से तो इमदाद आ नहीं रही है। इस देश का आम आदमी ही इस सरकार को सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल। इतने हाहाहुती पूरे स्ट्रक्चर को, जिसको हम राजकाज कहते हैं, करेगी क्या सरकार? हमारे लिए उसके पास क्या है देने के लिए? क्या तय हुआ है? क्या ये बड़ा मुश्किल सवाल है शिबा, कि सरकार क्या करेगी। सरकार जैसी होती है वैसा करती है, और हमें दिखाई दे रहा है जैसी सरकार बनी है ये 2014 के बाद वैसा कर रही है। प्रधानमंत्री को इससे कोई लेना देना नहीं है कि देश में क्या हो रहा है, उनको घूमने से मतलब है। वो 365 में से शायद 300 दिन बाहर ही रहते हैं, कभी कभी आ जाते हैं देश में। उन्हें तमगे बटोरने का बड़ा शौक है, यहाँ जा कर के वहाँ जा कर के ये करते रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो चलाना चाहते हैं और चलाना सीखना चाहते हैं। ये कह रहे थे कि 70 साल, ठीक है, वहाँ लोगों को चलानी आती थी, कुछ सरकार गलत चलाते थे, सही चलाते थे, जैसे भी चलाते थे। सर, पुराने पुल, पुरानी सड़कें आज भी इंटैक्ट हैं। करेक्ट, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ये सरकार चलाना सीखने में भी 12 साल हो गए, इन्हें सीखने में भी इंटरेस्टेड नहीं है। मेरा तो ये मानना है कि पता नहीं कौन चला रहा है इस सरकार को, इस देश को इस वक्त कौन चला रहा है। मैं बिल्कुल नास्तिक आदमी हूं, लेकिन कभी कभी यकीन आने लगता है कि शायद भगवान ही चला रहा है देश को। ये चलाने में भी इंटरेस्टेड नहीं है, चलाना सीखने में भी इंटरेस्टेड नहीं। इस देश का भगवान आम आदमी है और वही चला रहा है। सच बात ये उसकी भलमनसाहत से चल रहा है। मैं अक्सर कहा करता हूं कि देखिए, ऐसा है कि ईमानदारी की डेफिनेशन प्राइवेट सेक्टर में कुछ नहीं हुआ करती। गवर्नमेंट सेक्टर में एक ईमानदारी की डेफिनेशन होती है, क्योंकि हमें मालूम होता है करप्ट लोग कौन है, लेकिन वहीं पर ही वो 5% जो ईमानदार लोग होते हैं वही चलाते हैं देश, और उनकी वजह से देश चलता है। पर अब जो हालात हैं उसमें तो ये भी हो रहा है कि भाई पेपर पे यूनिवर्सिटी बन गई और है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है। पेपर मेडिकल कॉलेज बन गया, है ही नहीं। तनख्वाहें दी जा रही हैं, तनख्वाहें दी जा रही हैं। कौन लोग हैं वो कौन लोग हैं जो इनविजिबल हैं, जो दिख नहीं रहे हैं और तनख्वाह उठा रहे हैं? तो इसका मतलब ये है कि अब जो हालात हो गए हैं वो 5% से भी शायद कम हो गए हैं लोग जो देश को चला रहे हैं। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारी और पाकिस्तान की शुरुआत एक साथ हुई थी। 2 मुल्क बने थे, एक ही वक्त में बने थे, एक दिन का फर्क। हम जब अपना झंडा दोनों मुल्क फहराते हैं आज़ादी का। उनका क्या हाल हुआ जब उन्होंने धर्म को आधार बना लिया समाज में पॉलिटिक्स करने का। अगर हम उस रास्ते पे जा रहे हैं तो फिर मंजिल भी वही होने जा रही। रास्ता वो होगा तो मंजिल अलग नहीं हो सकती। बेशक। हमने अपनी कमर कसी थी, जैसा मैंने शुरू में भी कहा, और कहा था कि हमारा देश साइंस, टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक टेम्पर के आधार के ऊपर, वैज्ञानिक दृष्टि के आधार के ऊपर तरक्की करेगा, जो उसने की। पाकिस्तान में नहीं हुआ ये, म्यांमार में नहीं हुआ ये, श्रीलंका में नहीं हुआ ये, नेपाल में नहीं हुआ ये। मैं इसलिए उनके नाम ले रहा हूं कि अक्सर कहा जाता है कि मुसलमान कंट्रीज में नहीं हुआ। हाँ, वहां भी नहीं हुआ। मालूम है कि अफगानिस्तान में नहीं हुआ, इराक में नहीं हुआ, लेकिन नेपाल में भी नहीं हुआ, म्यांमार में भी नहीं। हमें यह भी याद रखना चाहिए, और श्रीलंका में भी नहीं। हमने किया था और हमें इस पे फख्र था। हम आगे बढ़े, तरक्की। 2014 के बाद उसमें एक बड़ा मोड़ आया और इन सारी चीजों के ऊपर ऑलमोस्ट ताला सा लग गया। अब सारी पॉलिटिक्स धर्म की पॉलिटिक्स है। अगर हम रास्ता वो चुन रहे हैं तो हमारा हाल भी पाकिस्तान जैसा होगा। खतरा दूसरा है, इसके साथ ही पाकिस्तान हमारे हिंदुस्तान की जेब में आ जाएगा, इतना छोटा है। यूपी की जो संख्या है उससे कहीं छोटा है अब पाकिस्तान। बांग्लादेश भी उससे छोटा है, नेपाल भी उससे छोटा है, श्रीलंका भी उससे छोटा है, नन्हे नन्हे से हैं हमारे मुकाबले में। हमारा देश बहुत बड़ा देश है। इसको इस तरह से चलाना बहुत मुश्किल काम है।
अगर नहीं चलेगा तो क्या होगा, उसके बारे में सोच के भी मैं कांप जाता हूँ। अगली नस्लों का क्या होगा? देश जिस तरह से टूटे हैं, चाहे वो सोवियत यूनियन हो, चाहे वो चेकोस्लोवाकिया हो, या कई अफ्रीका के देश, यूगोस्लाविया हो, खत्म हो गए देश। एक चीज़ और है, यूगोस्लाविया में भी वही हुआ था जो इस वक्त यहाँ माहौल बन रहा है, और वो बहुत बहुत काला अध्याय है मॉडर्न हिस्ट्री का, बहुत पेनफुल बाइफर्केशन है। तो बहुत पेनफुल बाइफर्केशन है। अभी मैं सेब्रिका का देख रही थी, बोस्निया में जो था, और हर्जेगोविना में रूह कांप जाती है कि किसी कहीं ऐसा ना हो। भारत में सिर्फ ये नहीं कि अंधविश्वास बढ़ाया जा रहा है, लेकिन नफरत को उसमें पिरो दिया गया उस अंधविश्वास में। बिल्कुल, ये जो नफरत को साथ में पिरोया गया है। एक होता है अंधविश्वास ये कि मन्नत मांगी जा रही है कि मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए, या मेरे पति की सेहत ठीक हो जाए, ये एक मासूमाना होता है। एक दूसरी तरह का अंधविश्वास पैदा किया जा रहा है जिसमें नफरत को पिरो दिया गया है, और उसमें नस्ल कुशी का, हथियार बांटने का, और ये नारे भी आ गए हैं, और हथियार फिजिकली बांटे जा रहे हैं। अभी बहुत बड़ी खेप तलवारों की पकड़ी गई है। ऐसे में इस जनता को जो अपना भला भी नहीं देख पा रही, जाहिर है जो कुचले जा रहे हैं स्टैम्पीड में, धार्मिक आयोजनों में, वो अपना ही भी भला नहीं देख पा रहे ना, वो किसी का भी क्यों देख पाएंगे, हम उनसे उम्मीद नहीं करते। इस भीड़ को जब गाइड किया जा रहा है, आपको लगता है कि कहीं से, अभी हम लोग बात कर रहे थे, आप कह रहे थे पहले भी जहालत थी, लेकिन जहालत वाले लोग पावर में नहीं थे। ये जो फर्क है, हाउ डू वी हैंडल दिस? कि देखिए, पॉलिटिकल शिफ्ट जो होती है उसका हर एक चीज पे असर पड़ता है। जब प्राइम मिनिस्टर ये कहता है कि गणेश जी प्लास्टिक सर्जरी का प्रूफ हैं, तो वो एक नीचे तक मैसेज दे रहा होता है। जब एक प्राइम मिनिस्टर कहता है कि आगे आने वाला देश हम साइंटिफिक टेम्पर पे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे चलाएंगे, तो वो नीचे तक एक मैसेज जाता है। 2014 के बाद सबसे बड़ा बदलाव इस मैसेज का है, और उसमें नफरत होना, फैलना, अंधविश्वास फैलाना, और अंधविश्वास ऐसा फैलाना जो नफरत के साथ मिला हुआ हो, हम जोली हो दोनों, वो एक नीचे तक मैसेज जाने की वजह से हो रहा है। तो पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग कहते हैं आप साइंटिस्ट हैं, आप क्यों पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं? मैंने कहा कि मैं जानता हूं कि बर्तोल्ट ब्रेख्त ने क्या कहा है, और बर्तोल्ट ब्रेख्त का कहना यह है कि जाहिलों में सबसे बड़ा जाहिल वो होता है जो कहता है मुझे पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, मुझे पॉलिटिक्स नहीं मालूम है। तो पॉलिटिक्स साइंस भी डिसाइड कर रही है, पॉलिटिक्स धर्म भी डिसाइड कर रही है, पॉलिटिक्स मंदिर बनाए जाएंगे, मस्जिदें बनाई जाएंगी, दरगाहें बनाई जाएंगी, या स्कूल बनाए जाएंगे, ये सब कुछ पॉलिटिक्स से ही डिसाइड होता है आज के दौर में ज्यादातर मुल्कों में। तो नफरत की राजनीति होगी, ये पॉलिटिक्स डिसाइड कर रही है हमारे देश में। और अगर नफरत की राजनीति डिसाइड कर रही है पॉलिटिक्स, तो हमें पॉलिटिक्स चेंज करनी पड़ेगी। एक वक्त ऐसा है जब हम दुनिया की सबसे ताकतवर उस ताकत से लड़ रहे हैं जिसका सूरज नहीं डूबता। हाँ। तब फिर हमें ऊपर उठना पड़ा, और हमारे सामने जो भी दुश्मन था, या प्रतिद्वंद्वी कह देते हैं, वो था। आजाद हुए तो हमारे सामने प्रतिद्वंद्वी वो मुल्क थे जो शिखर पर थे तरक्की की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी, हिस्ट्री में भी, ज्योग्राफी में भी, फिजिक्स में भी, इसमें भी, सारी चीजों में शिखर पे थे। हम उनके साथ कंपीट कर रहे थे। हम ये कह रहे थे कि हम चाइना से भी आगे निकलना चाहते। घटना शुरू हुआ कद, तो फिर हम पाकिस्तान पे आ गए कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन, हमारा मेजर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान हो गया। हर एक चीज में आईएसआई का हाथ दिखाई देने लगा, उससे पहले सीआईए का दिखाई देता था। उससे और घटा आज के देश में तो हमारा पड़ोसी दुश्मन है, हमारे देश के अंदर के लोग दुश्मन हैं सबसे बड़े। हम अब तो पाकिस्तान से भी कंपीट नहीं कर रहे, गली में दुश्मन है, अपनी गली में कंपीट कर रहे हैं। तो जब हम अपना कद घटाना शुरू करते हैं इस नफरत की पॉलिटिक्स में, तो हम यहां तक जाते हैं कि इसरो के साइंटिस्ट छोड़ दें।
इस ये कहीं ज्यादा डीप डिजीज है, ये बीमारी कहीं ज्यादा डीप है, जिसका एक रिफ्लेक्शन हमें दिख रहा है इसरो के साइंटिस्ट के छोड़ने में। देश में अगर अंधविश्वास का माहौल होगा तो साइंटिस्ट छोड़ेंगे अपने इंस्टीट्यूट। डीप डिजीज से याद आया कि हमारा एक अभी बहुत ये बातें होने लगी हैं कि इज़राइल के साथ हमारा जिस तरह का हमाहंगी है, और अब वो प्रैक्टिकल फॉर्म में है, और उसमें सर्वेलेंस पहले से था लेकिन अब गवर्नेंस भी आ गया है। तो क्या ऐसा कि सिर्फ हमने ऐसा साथी ढूंढा कि जो मुस्लिम दुश्मन है तो वो हमारा नेचुरल अलाय है, अब वो इज़राइल को नेचुरल अलाय मतलब फादरलैंड और क्या 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 क्या। तो अभी ये कॉमन पार्लेंस में ये चर्चा शुरू हो गई है कि हमारी सारी चीज़ें वहाँ से तय हो रही हैं। तो इज़राइल ने तो अमेरिका को भी नहीं छोड़ा, उसको भी डसा है, ठीक है, कि वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए करता है। भारत जैसी इकोनॉमी में और भारत जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में तो वो क्या क्या मतलब करामात कर सकता है, जहाँ पर बिकने के लिए लोग तैयार बैठे हुए हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं शीबा, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। मैं इस सवाल को नहीं उठाना चाह रहा था इस डिस्कशन में, लेकिन आपने जब ये सवाल उठाया है तो ये सोचिए कि एक सॉफ्टवेयर आया था जिसको पेगासस कहा जाता है। पेगासस कहाँ से आया था? पेगासस इसराइल का था। हम जो दुनिया में सॉफ्टवेयर के लिए कम से कम टॉप नॉच माने जाते थे, हमने डेवलप नहीं किया था। तो इस सरकार ने वहां से लिया था। वो मैं मान लेता हूं कि सरकार जो है उसकी जरूरत है कि वो आपका सर्वेलेंस करे, सड़क चलते लोगों का सर्वेलेंस करे, राहुल गांधी का भी सर्वेलेंस करे, उनका भी टैप करे, सब कुछ जानकारी उनके बारे में हर वक्त रखे कि वो किससे बात कर रहे हैं किससे नहीं कर रहे हैं, और आम आदमी का भी, हर जर्नलिस्ट का रखे। ये जरूरत हो सकती है, मान लेते हैं। पर जब आप इजराइल से लेते हैं सॉफ्टवेयर तो फिर सिर्फ इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं आती, फिर वो इंफॉर्मेशन इजराइल भी जाती है। अगर आप चाइना से लेते हैं तो चाइना भी जाती है, अगर आप अमेरिका से लेंगे तो अमेरिका भी जाएगी आज की दुनिया में। तो पेगासस सिर्फ पीएमओ को नहीं दे रहा इंफॉर्मेशन, अगर दे रहा था तो, अगर ये सब कुछ हो रहा था तो, अगर जरूरत ही थी तो हमारे देश में डेवलप होना चाहिए था। हमने वहां से क्यों लिया? खतरा बहुत बड़ा है। और जो शुरू में आपने सवाल उठाया था एटॉमिक एनर्जी को दांव पे लगाने वाला, उसमें कहा जा रहा है कि जो डेटा लीक हुआ है वो सेंसिटिव नहीं है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स सिर्फ इस वजह से खत्म हो गए, ढह गए कि वहां पर एक स्क्रू या एक जगह मटेरियल में कमी रह गई थी। तो ये जो कह रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कि सेंसिटिव डेटा नहीं है, वो मेरे हिसाब से बकवास कर रहा है। सर, स्टोरिंग डेटा सिर्फ स्टोरिंग कैपेसिटी अगर कंप्रोमाइज हो जाए तो तबाही आ जाती है। हमने बैरूत में भी देखा था, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर किसी के पास डेटा मौजूद है तो वो सेंसिटिव ही है। एक चीज़ और हुई कि हमारे जगह को, अभी कल मैं पढ़ रही थी कि गूगल और अडानी का कोलैबोरेशन हो गया डेटा सेंटर खोलने का, और डेटा सेंटर वहाँ खुल रहे हैं जहाँ वाटर क्राइसिस है, वाटर प्लेट ऑलरेडी बहुत नीचे जा चुकी है। तो एक रियल एस्टेट की तरह, और भारत दुनिया का सबसे बड़ा जंक यार्ड भी बन गया है, स्क्रैप यार्ड भी बन गया है। ये भी ऑफिशियल है अब कि भारत सबसे ज़्यादा कूड़ा अपने यहाँ बटोर के लाता है, फिर उसको रिसाइकिल करता है, तो उसमें भी हजार्डस। तो ये डेटा सेंटर अपने आप में बदनाम है। बड़े बड़े फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ ने अपने यहाँ से उनको शिफ्ट करना शुरू किया है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की तरफ। भारत में पानी का क्राइसिस पहले से मौजूद है। हम तो एथेनॉल में ही पानी को रो रहे हैं कि इतना पानी खर्च हो रहा है एक शीशी एथेनॉल बनाने में। अब डेटा सेंटर भी आ गया, उसका भी एक
रिश्ता है पानी से, हम इस डंप यार्ड भी बन गए हैं, तो हम सारी दुनिया का कूड़ा खाना क्यों बन रहे हैं? हम मतलब ये कितना भयानक है कि एक तरफ हमारे सारे पेड़, उत्तराखंड में जो पेड़ काटे जा रहे हैं धामी के अंडर में, ये हिंदू सरकार आई है, जो हमारे यहाँ प्रकृति की पूजा होती है, पहाड़ों की पूजा होती है, और ये लोग पहाड़ दरका रहे हैं, नीचे खिसका रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, प्रकृति का हर फॉर्म ये लोग बर्बाद कर रहे हैं, जल, जंगल, जमीन, पहाड़, सब कुछ। और अब देखिए आप ये कि विदेशों से साजिशन ये तो हो रहा है, हमारे ये लोग नेता लोग और ये पूंजीपति, क्या इनको भारत से कुछ भी नहीं है? ये सब शिफ्ट हो चुके हैं। डेटा सेंटर कैसे आ सकते हैं वहां से निकल के? ऐसा ही लग रहा है शिवा इस वक्त, और इसी वजह से बड़ी चिंता है। इटली से भी एक इंडस्ट्री आई है जो केमिकल है, जो वहां उन्होंने बैन किया, यहाँ आ गया है। सही कह रही हैं आप। जो हालात पर्यावरण के ये सरकार कर रही है, उसकी चेतावनी बिल्कुल शुरू में 2014 में मिल गई थी। 2014 में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट, पुरानी सारी चीज़ें एक तरफ डाल करके ज़बरदस्ती प्रेशर ऊपर से आया, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स क्लियर कर दिए गए जो बहुत सेंसिटिव प्रोजेक्ट थे। ये चेतावनी तब मिल चुकी थी। आज तक पहुंचते पहुंचते आप यही जो बात कह रही हैं वो बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि लेफ्ट एंड राइट प्रोजेक्ट्स को ज़बरदस्ती क्लियर किया जा रहा है ताकि उन पे किसी तरह का पर्यावरण की सेंसिटिविटी को लेकर के कोई रोक ना लगे उनके ऊपर। और ये लूट है, जल की, जंगल की, जमीन की, पहाड़ की, मिनरल्स की, ये लूट है जो इस वक्त देश में चल रही है। बड़े लेवल पे हम ये कह सकते हैं कि कैपिटलिज्म ऐसा ही करता है। हमने यूरोप में देखा, हिस्ट्री में ये ऐसा हुआ कि एक ज़माना था जब सिर्फ लूट का ज़माना था। अमेरिका में उसका नंगा नाच देखा, और उनकी बड़ी फख्र से कहानियां जो लिखी जाती थी एक ज़माने में और फिल्में जो बनती थी वो लूट को जस्टिफाई करने वाली फिल्में थी। तो ये कह सकते हैं कि हाँ भाई, कैपिटलिज्म ऐसे ही डेवलप होता है तो करने दो लूट। कीमत कौन चुका रहा है उसकी? एक और भी तो कल ही बात हो रही थी इसी को, इसरो के मामले को लेकर के। तो वो बड़े आराम से ये कह रहे थे कि बिना प्राइवेट सेक्टर के देश में, हमारे देश में अब इसरो तरक्की नहीं कर सकता, इसलिए जरूरी था प्राइवेट सेक्टर की। और अमेरिका की एग्जाम्पल्स दे रहे थे, बीच में चाइना का भी नाम ले रहे थे, बिना ये सोचे हुए कि चाइना में एक नया एक्सपेरिमेंट, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट चल रहा है और वो सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है, स्टेट लेड इंडस्ट्री, यस, जहां सब कुछ सरकार कर रही है। और मैं जब चाइना गया था तो वहां पर हम लोगों को ये कहा गया कि बाहर से आने वाले लोग एस्ट्रोनॉट से नहीं मिल सकते। अच्छा, हम लोगों का ये प्रेशर था कि हम मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, जितने भी फॉरेन डेलीगेट्स थे हम देखना चाहते हैं। क्योंकि बात ये हो रही थी कि उन्होंने किस तरह से जब एस्ट्रोनॉट को वहां भेजा तो सारे स्कूलों में एक दिन और बार बार उसके बाद जब पहली शुरुआत की उन्होंने, तो सारे स्कूल के बच्चों को वहां से एक्सपेरिमेंट करके डायरेक्ट टेलीकास्ट किए। यहाँ से सवाल पूछे बच्चों ने और वहां से उन्होंने जवाब दिए, और ये महिलाएं थी एस्ट्रोनॉट। तो मैं आपको किस्सा इसलिए सुना रहा हूं कि ये साइंस कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था जो इससे पहले कभी नहीं किया गया, कि किस तरह से बच्चों के बीच में साइंस एंड टेक्नोलॉजी और उनके सवाल जवाब किए जाएं। तो हम बहुत इंटरेस्टेड थे कि उन लोगों से मिलें, उनका क्या एक्सपीरियंस है जो एस्ट्रोनॉट थे। उनका नहीं मिल सकते हैं, पर उन्होंने अरेंज किया, हॉल के एक तरफ दूर वो बैठे हुए थे एस्ट्रोनॉट्स और हम लोग हॉल के दूसरी तरफ बैठे हुए थे। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, वो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है जो गवर्नमेंट चला रही है, उसमें प्राइवेट सेक्टर को उन्होंने कोई दखल नहीं देने दिया।
हमारे यहाँ ये जस्टिफिकेशन दिया जा रहा है कि एलन मस्क है, देखिए साहब कितना सक्सेसफुल है वहां पर। कितने साल बाद अमेरिकन गवर्नमेंट ने कितने साल बाद प्राइवेट सेक्टर को आने दिया है, और हम कब घुसने दे रहे हैं? अभी हमने शुरू ही किया भाई। इंडियन रीजन के एक मुफक्किर हैं, एक चिंता करने वाले आपकी तरह एनालिस्ट हैं, हसन निसार साहब। उन्होंने किसी अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अमेरिका से हमें ये सीखना चाहिए कि वो किस तरह से अपने साइंटिस्ट को अपने कितना छुपा के रखता है, कितना बचा के रखता है। उनका ये कहना था शायद कि वो अपने साइंटिस्ट को अपने गुनाहों की तरह छुपा के रखते हैं, और आप लोगों के लिए वो माइकल जैक्सन और शकीरा और ये लेडी गागा पेश कर देते हैं कि आप उनसे ये सब ले लो। ठीक है, हम लोग अपने साइंटिस्ट से कह रहे हैं भागो, वी डोंट नीड यू, वी डोंट केयर। गगनयान के जो डायरेक्टर थे उनको हमने एक कॉन्फ्रेंस में बुलाया और हमारी एयरलाइंस ने कहा कि टिकट नहीं उनके लिए। तो मुझे बहुत शोर मचाना पड़ा इस बात को लेकर के कि आप गगनयान के डायरेक्टर को कैसे कह सकते हैं कि वो कॉन्फ्रेंस में ना जाए। काउंटर पोज कर रहा हूं, मेरे एक टीचर थे, मेरे बड़े भाई के दोस्त थे, वो साथी थे, और वो नासा में चले गए। वहां पर उनका ये कहना है कि एक दिन उन्होंने कुछ ट्रैफिक सिग्नल या कुछ गड़बड़ कर दी, तो नॉर्मली पुलिस फौरन रोक लेती है, तो रोक लिया गया उनको। तो जैसे ही रोका गया, उनसे लाइसेंस वगैरह पेपर्स वगैरह मांगे उसने, तो उन्होंने अपना कार्ड निकाल करके उसको दिया नासा का। उसने फौरन उन्हें सैल्यूट किया और कहा आप जाइए। यूएस से हम ये क्या सीखे इस बात को कि हम अपने साइंटिस्ट की इस तरह से इज्जत करें? नहीं, इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा, इसमें कोई उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई, उनको कुछ नहीं चाहिए था, पर उनके दिमाग पे ये छपा हुआ है कि वहां भी एक काला होने के बावजूद एक जो गोरा वहां पे बहुत माना जाता है, रेसिज्म है वहां पर, वो उनको सैल्यूट कर रहा था सड़क पे चलने वाला। तो क्या हम साइंटिस्ट की ऐसी इज्जत कर रहे हैं? मैं तो ये चैलेंज फिर से कर रहा हूं कि आप एक नाम बता दीजिए। हमने ये किया है अपने साइंटिस्ट के साथ 2014 के बाद, एक भी नाम नहीं जो बच्चों को याद हो, हमें याद हो, मीडिया उसको प्रोजेक्ट कर रहा हो, नहीं, एक भी नाम नहीं। पता नहीं इसरो भी बिकेगा क्या, और इसरो के लिए भी कोई हम लोगों को बैठना पड़ेगा फास्ट पर। उसका भी हाल MTNL जैसा कर देंगे, वही खतरा ये। और MTNL तो जनता से सीधे जुड़ा हुआ था, तो कुछ पता भी चला था कि हुआ क्या है। यहाँ तो नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। बिल्कुल। जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको खुदकशी की तैयारी कराई जा रही, जिनको दूसरों की जान बचानी थी वो अपनी जान देते रहे इस सिस्टम में। और आज से अरेस्ट शुरू हो गई हैं उन बच्चों की और उन लोगों की जो हैं धरने पे बैठे थे। तो जाहिर है कि ये सरकार किस तरफ जा रही है हमें मालूम है, और किस तरफ ले जाना चाहती है देश। जनता की हर बात को सरकार बदल देती है इस बात में कि ये हमारे खिलाफ है, हमें बदनाम करना चाहते हैं, और फिर देश के खिलाफ हैं, और फिर वो धर्म के खिलाफ हैं, और सब कुछ तार बंधा हुआ है एक। हमारे खिलाफ से शुरू होता है, लेकिन ये कि वो नीचे तक जाता है कि देश के भी, धर्म के भी, समाज के भी, इसके भी, उसके भी, सबके खिलाफ। वो मांग नहीं कर रहे हैं कोई, वो खिलाफ हैं, वो देशद्रोही हैं। दूसरे देशों की कंपनियों का रियल एस्टेट हम बनेंगे, जहां हमारे बच्चे लेबर देंगे, वाइट कॉलर भी और ब्लू कॉलर भी, और सारा ब्रांडिंग उनकी होगी, लेबर हमारी होगी। जो अमेरिका में बैठ के कर रहे थे अब वो भारत में ही करेंगे। उन्हीं के लिए हम पढ़ेंगे लिखेंगे, प्राइवेट नौकरियां करेंगे,
और बिल्कुल ऐसा लगता है कि इस देश में विज्ञान और रिसर्च को खत्म करने की एक साजिश चल रही है। कमाल ही हो गया। सच में एक मुसलमान परिवार में पैदा होने के नाते आई यूज़ टू लुक अप टू देम कि देखो ये लोग साइंस पढ़ते हैं ज़्यादा और पढ़े लिखे होते हैं। अभी तो वो हमसे भी नीचे जाने की तैयारी करने लगे हैं और मिसाल देते हैं, मुसलमान ऐसा कर रहे भैया तुम्हें उससे नहीं लेना था। मुसलमान हिंदू से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं फिर वो बात दोहरा रहा हूँ कि पाकिस्तान ने जो रास्ता चूज किया वही अगर हम चूज कर रहे हैं तो मंजिल भी वही होगी। उम्मीद है कभी अगली बार हम मिलेंगे तो कुछ अच्छी बातें होंगी मेरे पास डिस्कस करने के लिए। जरूर, इसी उम्मीद के ऊपर विचरते हैं आज। बहुत शुक्रिया। होपफुली आपके जो दर्शक हैं, जो व्यूअर्स हैं और आपका बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है वो आवाज उठाना शुरू करेंगे, क्योंकि ये सवाल अगले आने वाली नस्लों से सीधा जुड़ा हुआ सवाल है।